तो जो वो घर खरीदता है वहां उसको टैक्स एग्जेम्पशन चाहिए। इसके अलावा कई और मांगे हैं हमारे वित्त मंत्री से आम जनमानस की, खासकर उन लोगों की जो नौकरी पेशा लोग हैं। तो आइए आज उसी पे हम बात करेंगे कि वित्त मंत्री जी से आखिर क्या मांग है नौकरी पेशा लोगों की। मोदी सरकार का पहला बजट 10 जुलाई को पेश होना है। हर तबका सरकार से राहत की उम्मीद कर रहा है। जनता की गुहार वित्त मंत्री तक पहुंचाने के लिए हमने शुरू किया है अपना खास कार्यक्रम। सुनिए वित्त मंत्री जी। और इस खास कार्यक्रम में आज आपको बताएंगे कि आपको क्या राहत मिल सकती है। हमारे साथ खास मेहमान हैं डॉक्टर आशीष सरकार साहब। आप टैक्स से रिलेटेड एक्सपर्ट हैं और आज हमें बताएंगे हमारे दर्शकों को कि कहां राहत दे सकते हैं वित्त मंत्री अरुण जेटली। लेकिन उम्मीदों के बजट से नौकरी पेशा लोगों की भी बड़ी आस है। महंगाई से जूझते लोग वित्त मंत्री से टैक्स में ज्यादा छूट की उम्मीद लगा रहे हैं ताकि उनके लिए भी अच्छे दिन आ जाएं। देश का नौकरी पेशा तबका सरकार को उसकी योजनाओं के लिए कई तरीके से पैसे मुहैया कराता है। 2014-15 के अंतरिम बजट में सरकार ने इस तबके से 3,06,466 करोड़ रुपए इनकम टैक्स मिलने की उम्मीद की है। दिनों दिन बेलगाम होती महंगाई के बीच ये तबका बदहाल है और अपने लिए राहत तलाश रहा है। इनकम टैक्स में जो रिबेट है उस पर सरकार विचार करे, उसको बढ़ाने पर विचार करे। दूसरे जो 80cc में सेविंग्स है, जो फोर्स सेविंग भी कर सकते हैं, जिसके चलते कुछ बचत हम लोग कर लेते हैं, उसका स्लैब या उसका जो लिमिट है उसको थोड़ा बढ़ाना चाहिए। हम लोग पूरा टैक्स पे करते हैं तो टैक्स हमारी जितनी साल की सैलरी होता है उसको 1/4 हम लोग टैक्स पे कर देते हैं। तो फिलहाल कम से कम बजट में इतना तो हम लोग को राहत दें कि हम लोग को भी लगे कि चलिए भाई टैक्स स्लैब वगैरह को बढ़ाएंगे तो हमें कुछ तो राहत मिलेगी, वरना हम लोग को पूरे साल प्लानिंग करनी पड़ती है टैक्स की। ऐसे में जब देश के वित्त मंत्री संसद में बजट का ऐलान कर रहे होंगे तो ये तबका टकटकी लगाकर उन्हें देख रहा होगा। वित्त मंत्री के हर एक शब्द में अपने लिए राहत ढूंढ रहा होगा। टैक्स में छूट की बात करें तो फिलहाल 2 लाख तक के इनकम पर किसी भी तरह का टैक्स लागू नहीं है। 2 लाख से 5 लाख तक 10%, 5 लाख से 10 लाख तक 20% और 10 लाख से ऊपर की आय पर 30% टैक्स का प्रावधान है। लेकिन इस बार नौकरी पेशा लोग टैक्स में अपने लिए 3 लाख रुपए तक की छूट चाहते हैं। First thing would be like tax exemption, income tax exemption. Currently it is in for 1 lakh. It has to be increased to 3 or 4 lakhs if possible. The prices has gone up and the people who are earning 1 lakh or 2 lakhs per year are not able to survive with that. So it should be increased to 3 or 4 lakhs. भाई टैक्स वगैरह में जैसे पहले लिमिट होती थी 2 लाख की, अब ऐसा उम्मीद है कि लोगों को 3 लाख रुपए की मिलेगी। बुजुर्ग लोगों के लिए जैसे 65 वर्ष की आयु में करते थे अब 60 वर्ष का हो जाएगा और व्यापारियों को बहुत फायदे रहेंगे। ये बजट से हमको उम्मीद है। थोड़ा सा इनकम टैक्स में छूट दें जिससे और सीनियर सिटीजन्स को थोड़ा सा जो सुविधाएं उपलब्ध करा सकते हैं, चिकित्सा की और रिटायरमेंट के बाद की सुविधाएं जो देनी है वो अगर दे देंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। नौकरी पेशा लोगों को सरकार से होम लोन और हेल्थ इंश्योरेंस जैसी पॉलिसी पर मिल रही छूट को भी और बढ़ाए जाने की उम्मीद है। खबरों की माने तो वित्त मंत्री फिलहाल आम आदमी पर किसी नए टैक्स का बोझ तो नहीं डालना चाहते, लेकिन वो लोगों की उम्मीदें पूरी करने के लिए अपने पिटारे से खुशखबरी देंगे, ये बड़ा सवाल है। पटना से श्याम सुंदर सुशोभित और जयपुर से मनीष भट्टाचार्य के साथ उन्मुक्त मिश्रा, न्यूज नेशन, लखनऊ। दरअसल इस कार्यक्रम के जरिए हम आम लोगों की समस्या, जो मुद्दे हैं, जो उनसे सरोकार रखते हैं, वो आपके सामने लाना चाहते थे। यही कारण है कि जो कार्यक्रम हमने चुने हैं वो सीधे आपसे सरोकार रखते हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं कौन से वो मुद्दे हैं जिन पर हमारी नजर है, जो हम आपके सामने पेश करने वाले हैं। अगर एक नजर डालें कि कौन से वो बड़े मुद्दे हैं जिस पे हम चर्चा करना चाहें, तो उस पर अगर एक नजर डालें तो हमने जो मुद्दे लिए हैं उनमें महंगाई का मुद्दा है, उसमें नौकरी पेशा से जुड़े लोगों का मुद्दा है ना। और इससे पहले कि हम आपको कुछ बोलें, आपको सीधे लिए चलते हैं। रविशंकर प्रसाद क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले इस पर नजर डालते हैं। Committee of the Cabinet has decided that onion and potato must be brought within the purview of the stock holding limits under the Essential Commodities Act. सरकार को ऐसी शिकायतें आ रही थी कि पर्याप्त उपलब्धि के बावजूद इन दोनों जो प्याज और
आलू है इसकी कीमत बढ़ रही है। होर्डिंग की भी शिकायतें आई थी और आपकी जानकारी के लिए लगभग 6 राज्यों ने भी आग्रह किया था कि ये नोटिफिकेशन होना चाहिए। तो कैबिनेट ने प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करते हुए फैसला किया है। ये नोटिफिकेशन जल्दी ही इश्यू होगा और कैबिनेट ने अपेक्षा की है कि राज्य सरकारें इसके बाद सघन, प्रभावी और प्रामाणिक कार्रवाई करेंगी। जो होर्डिंग, ब्लैकमेलिंग होती है उसको रोकने के लिए आलू और प्याज के संबंध में कठोर कार्रवाई भी की जाएगी। ये नोटिफिकेशन अभी 1 वर्ष के लागू रहेगा और किस प्रदेश में स्टॉक लिमिट आलू और प्याज का क्या होगा ये निर्णय राज्य सरकार ही करेंगी। ये वहां की परिस्थितियों के अनुसार बंगाल में क्या होगा, बिहार में क्या होगा, दिल्ली में क्या होगा, छत्तीसगढ़ में क्या होगा, मध्य प्रदेश में क्या होगा, त्रिपुरा में क्या होगा, ये स्टॉक लिमिट राज्य सरकारें तय करें। While the government of India is going to issue the notification shortly, consequent upon this cabinet decision of great importance, the cabinet has expected that the state governments will take firm and effective measures against hoarding, and therefore there's a need for fixing a limit of stock, both in respect of onions and potato, and we expect that the state governments concerned in view of this notification will issue the stock limit notification in different states as per their requirement and effective action shall be taken. ये मुझे एक पहली सूचना आपको बतानी थी। दूसरा एक निर्णय किया गया है कि 50 लाख टन अतिरिक्त चावल बीपीएल और अबव पॉवर्टी लाइन परिवारों के लिए राज्यों में और प्रदेश में जुलाई 2014 से मार्च 2015 के लिए इसको रिलीज किया गया है। 50 लाख टन चावल बीपीएल के परिवारों के लिए, एपीएल परिवारों के लिए दिया गया है 1 वर्षों के लिए। वो एक दूसरा फैसला हुआ है। जहां जहां फूड सिक्योरिटी एक्ट लागू है वहां पर यह नहीं लागू होगा, आपको मालूम है वो कानून की आवश्यकता है, वो उसका प्रावधान होता है। तो ये मुझे आपको एक दूसरा विषय बताना था जो कैबिनेट ने दूसरा महत्वपूर्ण फैसला किया है गरीबी रेखा से रहने वाले लोगों के लिए और उसके ऊपर से भी रहने के लिए। एक तीसरा निर्णय जो हम लोगों ने किया है ये हिंदुस्तान के पेटेंट रिजीम को मॉडर्नाइज करने के लिए जो हमारे ऑफिस हैं उसको 309 करोड़ रुपए के खर्चे से हम और मॉडर्नाइज करने जा रहे हैं। MSIPO 5 वर्षों का एक ओवरऑल प्रोजेक्ट है। उस पूरे स्कीम को बोलते हैं MSIPO को मॉडर्नाइजेशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिसेस। तो भारत अगर व्यापार का केंद्र बन रहा है तो यहां के पेटेंट लॉ, उसकी व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, कंप्यूटराइजेशन होना चाहिए, बिल्डिंग अच्छी होनी चाहिए। इसके लिए कैबिनेट ने 309.60 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। मुझे ये बताना था आपके विचार के लिए। तो मित्रों, ये महत्वपूर्ण फैसले कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स में हुए हैं। जो कैबिनेट का फैसला था वो मैंने आप लोगों को बता दिया। Now I am open to questions. सर, महंगाई को लेकर बार-बार कहा जा रहा है कि जो आप लोग एक चीज कम करते हैं तो दूसरी चीज बढ़ाते हैं, कभी गैस बढ़ाते हैं, कभी पेट्रोल बढ़ाते हैं, लोगों को राहत नहीं मिली। लगातार कांग्रेस की तरफ से आंदोलन देश भर में जारी है। 10 वर्षों से देश को परेशान करके कांग्रेस पार्टी 1 महीने से सड़कों पे आई है। तो ये जो 1 महीने की परेशानी है उनके 10 वर्षों के कुशासन का फल है, जिसको हम ठीक कर रहे हैं। गवर्नेंस के मामले में, इकोनॉमिक मैनेजमेंट के मामले में, देश की अर्थव्यवस्था के मामले में। एक सेकंड सर, ये which are these 6 states who sought this notification? I think I have noted. Will you just correct me if I am Delhi, Chhattisgarh, Madhya Pradesh,
Mizoram, Tripura, Bengal. Is it okay to say? Also, an additional question to that. Does the center, do you have any specific inputs in states where hoarding is at an all-time high? No, surely. The point is, I will not go into a specific of complaint, but the very fact that state governments have made a request shows the urgency. And the government has realized that these two items, hoarding must stop. There should be no reckless hoarding of these two items. Therefore, the stock limits is important, hence the notification. Yes, please. So, what should be the implication of putting these two items under the stock holding limit? Could you please explain? You cannot stock beyond a limit. As simple as that. Oh, so there will be an upper limit? Yeah, because if you cross that limit, the legal consequences follow. And it will be applicable to dealers, the wholesale traders? To anyone. Obviously, it will not be applicable in the case of individual families. Right. But if an individual family is having 500 metric tons of potatoes, it may give rise to questions. Yes, Lakshmi. सर अभी कुछ दिन पहले सरकार ने प्याज पे एमएसपी लगाया, फिर उसको बढ़ा दिया अभी आज। क्या आने वाले दिनों में जरूरत पड़ने पर प्याज और आलू के एक्सपोर्ट पर सरकार पाबंदी भी लगा सकती है, क्योंकि जिस तरीके से कीमतें लगातार बढ़ रही हैं? इस विषय पर मैं कुछ नहीं टिप्पणी करूंगा, ये परिस्थितियों पर निर्भर करता है। हमें ऐसा लगता है कि देश में पर्याप्त मात्रा में प्याज भी है, पर्याप्त मात्रा में आलू भी है। आवश्यकता है उसकी होर्डिंग नहीं हो, आवश्यकता है जनता के लिए उपलब्ध रहे। इसलिए आज जो हमारी कार्रवाई है, हम देश को यह आश्वस्त करना चाहते हैं, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी कर रही है, और हमारी सरकार कीमतों को कम करने के लिए कटिबद्ध है। He asked earlier. Go ahead. I just wanted to know, sir, are you fully convinced that this is hoarding alone? Because there were reports of, there are 3-4 onion crops in a year, and there were reports that, the latest crop had been damaged because of... Some would have been damaged, but yes, I don't say that the stock position is critical. The point is, the state governments have made a request, you must understand, and we have to work in a team. The 50 lakh tons rice that you have given additional, is it over and above the one which you have given the last few weeks back for APL and BPL families? They were released 50 lakh tons. These were released, the cabinet has affirmed that. Okay. And this onion thing, when was this removed from the Essential Commodities Act? When was this? Control order remained in force from 1999 to 2004. Control order was lifted in 2004. It has been reintroduced today. मेरे ख्याल में 99 से 2004 तक ये था। बाद में बताया गया कि शायद इसकी जरूरत नहीं है, जहां मैंने सुना है, और शायद इसकी परिधि में आ सकता है, नहीं आ सकता है। इसको लेकर विसंगति थी। देयर वाज अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन आल्सो। तो महंगाई को लेकर राज्यों को स्टॉक लिमिट लगानी होगी, खासकर प्याज और आलू को लेकर, और उसके अलावा 50 लाख टन चावल बाजार में उतारने की बात को हरी झंडी दे दी है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने। जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, आज के जमाने में जिस तरह से पेटेंट को लेकर लड़ाई हो रही है, उस पर सरकार आगे काम करेगी। ये 3 बड़े फैसले कैबिनेट ने लिए हैं। लेकिन वापस मुड़ते हैं अपनी चर्चा पे, जो हम सैलरी क्लास के लोगों का जिक्र कर रहे थे। ये वो मुद्दे हैं जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं। महंगाई पे कल हमने चर्चा की, नौकरी पेशा में आज हम बताएंगे वो लोग क्या चाहते हैं, किसान क्या चाहते हैं, युवा वर्ग क्या चाहते हैं। आशीष सरकार साहब, शिक्षा पे हम बात करेंगे, सब्सिडी और स्वास्थ्य पे हम बात करेंगे। लेकिन अगर सबसे पहले अगर हम नजर डालें कि नौकरी पेशा से जुड़े लोग क्या कुछ कहना चाह रहे हैं, नौकरी पेशा से जुड़े लोगों का क्या कुछ कहना है, अगर उनकी समस्या पे हम जाएं तो यह मालूम चलता है कि आखिर नौकरी पेशा लोगों की समस्या इस देश में है क्या। तकरीबन महंगाई जिसके चलते बजट में खासा गिरावट देखने को मिल रही है, लोग बचत नहीं कर पा रहे हैं, और भारत की ताकत जो है उसकी बचत पे है। अगर हम महंगाई के कारण बचत में कमी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है टैक्स स्लैब। अगर इस टैक्स स्लैब की हम बात करें, यह टैक्स स्लैब इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि जो आम करदाता है इस देश में, कहा जाता है 3.5 करोड़ लोग जो हैं वो टैक्स स्लैब में आते हैं, और अगर ये टैक्स स्लैब में आते हैं तो इनको कैसे राहत दी जाती है। अब तक आम करदाता के लिहाज से अगर हम देखने की कोशिश करें, आम करदाता किस तरह से देख रहा है। आम करदाता यानी 2 लाख तक का आपको टैक्स नहीं देना होता है, लेकिन जब आप 2 लाख से ऊपर पहुंचते हैं, यानी 2 से 5 लाख के बीच में, आपको 10% टैक्स देना होता है। 5 से 10 लाख की अगर आपकी आय है, आपकी सैलरी है, तो आपको 20% टैक्स देना होता है। और अगर आपकी 10 लाख से ऊपर चली जाती है
तो आपका जो टैक्स रेट है वो 30% चले जाता है और यही लोग राहत मांग रहे हैं। और अगर हम उसके अलावा बात करें, अगर वरिष्ठ हमारे जो नागरिक हैं उनकी हम बात करें, और अगर आपकी 10 लाख से ऊपर चली जाती है तो आपका जो टैक्स रेट है वो 30% चले जाता है और यही लोग राहत मांग रहे हैं। और अगर हम उसके अलावा बात करें, अगर वरिष्ठ हमारे जो नागरिक हैं उनकी हम बात करें, जिनको हम काउंट करते हैं 60 to 79 तक, अगर इनके टैक्स रेट को देखें तो 2.5 लाख तक की आय में इनको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है, लेकिन 2.5 से 5 लाख तक इन्हें 10% के रेट से देना होता है, और 5 से 10 लाख में 20% और 20 से 10 लाख से ऊपर इन्हें 30% के रेट से देना होता है। पिछले बजट में हमने देखा जब प्रणब मुखर्जी वित्त मंत्री थे, उन्होंने एक नया स्लैब डेवलप किया और उस स्लैब को नाम दिया अति वरिष्ठ नागरिक, यानी 80 साल से ऊपर के लोग। और अगर इनके रेट को देखा जाए तो वरिष्ठ नागरिकों के लिहाज से 5 लाख तक का आपको कोई टैक्स नहीं देना है। 10 लाख 5 से 10 लाख में आपको 10%, 10 से 20 लाख में आपको 20%, और उसके ऊपर आप जाते हैं तो आपको 30% के रेट से टैक्स देना होगा। तो यहां लोग राहत मांग रहे हैं और यही सबसे बड़ी बात है। हमारे टैक्स एक्सपर्ट आशीष सरकार साहब हमारे साथ हैं, सुभाष लखोटिया साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुभाष लखोटिया साहब, मेरा पहला सवाल आपसे, सबसे बड़ी उम्मीद है ये 2 लाख की जो एग्जेम्पशन है ये क्या 5 लाख तक जा सकती है, या इस बार भी 3 लाख तक की उम्मीद पाले हम लोग? देखिए, 5 मांगेंगे तो 3 मिलेगा, ये बात तो सही है जी, पर मैं ये मानता हूं कि आज के हालात में 5 लाख तक की बेसिक इनकम टैक्स एग्जेम्पशन वित्त मंत्री जी चाहते हुए भी नहीं कर सकते हैं। अतः रीजनेबल ये होगा कि अगर 3 लाख हो जाए तो काफी अच्छा होगा। उसके अलावा 80C की छूट अलग चाहिए, और मकान के लिए जो मकान की कीमतें बढ़ गई है, ब्याज बढ़ गया है, उस ब्याज में भी 1.5 लाख की जगह कम से कम 2.5 लाख रुपए एग्जेम्पशन मिलना चाहिए। लेकिन लखोटिया साहब, अगर मैं एक आंकड़ा आपके सामने पेश करूं, अगर मान लीजिए आप इसे 2 से 5 लाख करते हैं, आपको मामूली सा अपने नेशनल टैक्स फंड में असर पड़ेगा, जिसको मैं 1 to 1.5% के आसपास कहूंगा, और जो राशि के हिसाब से 24 करोड़ होता है। तो इसमें तो बहुत आसान है, अगर आप 2 से 5 भी कर दें, कोई बहुत बड़ी आमदनी आपकी नहीं जा रही है। ऐसा नहीं है भैया, अगर सरकार 5 लाख बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट कर दे तो 5 लाख तक की हर इंडिविजुअल के लिए इनकम टैक्स नहीं लगेगा, तो काफी बड़ी बड़ी राशि सरकार की लॉस होगी। पर अगर सरकार निश्चित रूप से चाहती है कि मेरा लॉस भी नहीं हो और 5 लाख की एग्जेम्पशन भी दे दूं, तो उसका एक ही तरीका है, और वो है टैक्स बेस को बढ़ाना। मैं तो ये कहूंगा, सरकार पैसे वाले एग्रीकल्चरिस्ट किसान पे इनकम टैक्स क्यों नहीं लगाती जी? ऐसे लोग हैं भारत में जो है तो किसान पर बड़ी बड़ी मर्सिडीज गाड़ी रखते हैं, करोड़ों करोड़ों रुपए उनकी इनकम है खेती से, और टैक्स बिल्कुल नहीं देते। बिल्कुल। वहीं बेचारा वेतनभोगी कर्मचारी 2 लाख रुपए से ज्यादा इनकम होते ही उसको देना पड़ता है इनकम टैक्स। सबसे ज्यादा परेशान जो है वो वेतनभोगी कर्मचारी है। डॉक्टर आशीष सरकार, मैं आपसे समझना चाहूंगा, जो टैक्स रेट होना चाहिए, हमारे यहां कहा जाता है कि वो प्रोग्रेसिव होना चाहिए। हम ये सोचते हैं कि वो प्रोग्रेसिव होना चाहिए, लेकिन सर हम देख रहे हैं कि ये रिग्रेसिव है। आपको लगता है कि एक बहुत बड़े चेंज की जरूरत है जब तक डायरेक्ट टैक्स कोड नहीं आ जाता? देखिए, अब हमें बिल्कुल ठीक ढंग से समझ लेना चाहिए कि देश की राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियों में बहुत भारी परिवर्तन आने वाला है। देश की राजनीतिक परिवर्तन तो युवा वर्ग ने और वेतनभोगी और मध्यम श्रेणी लोगों ने कर दिया है जी। अब आर्थिक परिवर्तन करने का काम हमारे वित्त मंत्री जी और वित्त मंत्रालय का है। अगर अब भारतीय जनता पार्टी के 20-25 विजन यानी 2025 का विजन अगर आप देखें और उसको ढंग से पढ़ें तो ये विजन जो है वो इनकम टैक्स को बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं करता है जी। और सच्चाई यह है कि इस देश का केवल 3 से 5 करोड़ व्यक्ति ऐसा है जो वेतनभोगी है, जिसको सरकार पकड़ सकती है और वो जो है आयकर देता है। शेष 120 करोड़ लोग आयकर की परिधि से बाहर हैं। और इस 3.5 करोड़ में से भी जो टोटल टैक्स पेयर से कितने लोग हैं जो टैक्स देते ही नहीं इसमें हैं? केवल 1% लोग ऐसे हैं जो 30% से ऊपर वाला टैक्स देते हैं जी। मेरा कहने का मतलब यह है कि जिस समय सर्विस टैक्स लाया गया था कांग्रेस के जमाने में, तब ये बातें उठी थी कि सर्विस टैक्स के आने के साथ साथ इनकम टैक्स को धीरे धीरे खत्म कर दिया जाएगा जी। लेकिन इधर सर्विस टैक्स का दायरा बराबर बढ़ता जा रहा है,
दूसरी तरफ इनकम टैक्स का अब मैं आपको को खत्म नहीं किया जा रहा। सरकार एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने रखना चाहूंगा, उससे पहले लखोटिया साहब एक छोटा सा उदाहरण, ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो है वो 800 रुपए है। आप जानते हैं 1990 में ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस तय किया गया था। सर आज भी वो 800 रुपए है। आप सोचिए क्या 800 रुपए में आज हम ट्रेवल कर सकते हैं? आपको ट्रेन का पास भी नहीं बनेगा अगर आप मुंबई लोकल में सफर कर रहे हैं, फिर आपको ऑटो टैक्सी का भी खर्चा देना है। बिल्कुल सही बात है, सरकार को रीजनेबल होना चाहिए। 800 रुपए हर महीने का है केवल इतने सालों से, जबकि वेतनभोगी कर्मचारी हम ऐसे कईयों को जानते हैं जिनका 200 रुपए से 500 रुपए तक प्रतिदिन खर्चा हो जाता है। और इसी प्रकार एक और छोटा अलावेंस है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस। सरकार चाहती है कि पढ़ाई के लिए अच्छा वातावरण बने, और परंतु बेचारे वेतनभोगी कर्मचारी के लिए केवल, आश्चर्य पर सही बात, केवल 100 रुपए प्रति महीना चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस एग्जम्प्ट है। और बच्चे अगर हॉस्टल में, बोर्डिंग हाउस में पढ़े तो केवल 300 रुपए ही एग्जम्प्ट है। बिल्कुल इसी प्रकार जब LTA मिलता है, लीव ट्रेवल असिस्टेंस, 4 साल में 2 बार मिलता है, वो प्रति वर्ष होना चाहिए। विदेश में जाते हैं भारत से सस्ते खर्चे में, पर वो अलाउ नहीं होता। तो इस प्रकार के सब बदलाव आने बहुत जरूरी है। और साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट ये है, वेतनभोगी कर्मचारी जो गवर्नमेंट में काम करता है और वेतनभोगी कर्मचारी जो प्राइवेट सेक्टर में काम करता है, दोनों के परक्विजिट टैक्सेशन एक से होने चाहिए। बिल्कुल लखोटिया साहब, आप बिल्कुल सही बात की, एक से होने चाहिए। डॉक्टर आशीष सरकार एक और छोटा सा उदाहरण यहां पर देते हैं। अगर हम मेडिकल रिएम्बर्समेंट की बात करें, 15,000 रुपए। आप जानते हैं कि अगर आप एक डॉक्टर को दिखाने जाते हैं तो उसकी फीस ही 500 से 1,000 होती है। आपको लगता है ये भी 10 साल पहले, 7-8 साल पहले तय किया गया था, आज भी हम इसको ढो रहे हैं? आपको नहीं लगता इसे बढ़ाने की जरूरत है? देखिए, जितने भी पर्क्स मिलते हैं जी, उनके ऊपर सरकार अगर टैक्स लगाती है, इनकम टैक्स लेती है, तो वो डबल टैक्सेशन है, क्योंकि पर्क्स जो हैं सामान्यतः सर्विस टैक्स के काफी दायरे में आते चले जा रहे हैं। एक तरह से डबल टैक्सेशन का मामला है। और जहां तक इनकम टैक्स का मामला है, ये भी डबल टैक्सेशन है, क्योंकि जब हम इनकम टैक्स पे कर चुके हैं अपनी सैलरी से, यानी अगर मैं 10 लाख के 5 लाख से ऊपर या 10 लाख से नीचे कमाता हूं, तो हर तीसरा, साढ़े तीसरा रुपया, तीसरा और चौथा रुपया मैं सरकार को पहले ही टैक्स के रूप में दे रहा हूं। लेकिन अगर बचा हुआ जो पैसा है वो अगर मैं सेविंग बैंक में डालता हूं या अपने में खर्च करता हूं, तो वो सारा का सारा टैक्स, सर्विस टैक्स के माध्यम से या सेविंग बैंक के इंटरेस्ट के टैक्स के माध्यम से डबल टैक्सेशन में चला जाता है जी। इसलिए ज्यादातर जो अर्थशास्त्री हैं, जो पिछले जो सरकारें थीं, उनमें ये बातें उठती रही हैं कि धीरे धीरे इस इनकम टैक्स को खत्म करके कंजम्पशन टैक्स लाया जाए, जिसके दायरे में आने से जो बचे हुए लोग हैं जो टैक्स पे नहीं करते और जो बैंकिंग दायरे से बाहर अपना सारा ट्रांजैक्शन कैश में करते हैं, वो आ जाएंगे। और वेतनभोगी टैक्स, कह रहे कंजम्पशन टैक्स लगाया जाए इनकम टैक्स की जगह। सुभाष लखोटिया साहब, यहां पर एक तीसरा बड़ा मुद्दा हम देखते हैं कि हमें जो छूट मिली हुई है ATC के तहत, वो 1 लाख रुपए की मिली हुई है। 8 साल पहले आपने ये रेट तय किया, सब 8 साल के बाद कितनी चीजों के दाम बढ़ गए मार्केट में, अगर आप उसे इन्फ्लेशन से ऐड करेंगे तो आपको ये लिमिट भी बढ़ानी पड़ेगी। आपको लगता है ये भी एक जगह है जहां वित्त मंत्री को विचार करना चाहिए आम लोगों के लिहाज से, तभी उनके अच्छे दिन आएंगे? बिल्कुल जरूर करना चाहिए। पर्टिकुलरली अगर ये लिमिट 80C की बढ़ा देती है सरकार, तो लगता तो ऐसा है कि सरकार को रेवेन्यू का लॉस होगा, पर ओवरऑल सरकार का फायदा ज्यादा है, क्योंकि वेतनभोगी कर्मचारी एवं अन्य इंडिविजुअल अपने पैसे को बचाएंगे अपने बुढ़ापे के लिए। 80C का तो बेनिफिट आज लेंगे, पर उनका बुढ़ापे का अवसर समय बड़ा उज्जवल रहेगा और सरकार का खर्चा कम होगा उनको बुढ़ापे में पालने के लिए। इसलिए मेरा तो ये मानना है कि 80C की लिमिट 2 लाख रुपए और 3 लाख रुपए तक बढ़ा दे। लेकिन मैं एक आखिरी सवाल आपसे जरूर जानना चाहूंगा, आप अपने पैसे होम लोन अपने लिए, इंटरेस्ट लिमिट, अपने बुढ़ापे के लिए बचाओ। सर, होम लोन इंटरेस्ट लिमिट भी अगर हम देखें के फायदा ज्यादा होगा सरकार का जी। होम लोन इंटरेस्ट लिमिट 12 साल पहले आपने 1.5 लाख तय की थी, आज मकान के दाम कई गुना ज्यादा बढ़ गए हैं, आज भी वही लिमिट है? ऐसा है कि मकान के जब 1.5 लाख रुपए की छूट है, उसका मतलब था ब्रॉडली 15 लाख 16 लाख रुपए में मकान मिल जाता था।
अब आज अगर वही 1.5 लाख की लिमिट है तो कैसे मिलेगा आपको मकान? सरकार को चाहिए कम से कम 2.5 लाख रुपए या 3 लाख रुपए छूट करे, बढ़ा दे छूट को फॉर इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन। बिल्कुल सुभाष लखोटिया साहब मेरे साथ, डॉक्टर आशीष सरकार भी, डॉक्टर आशीष सरकार में 15 लाख रुपए में आप टीयर सी में भी आप घर नहीं खरीद सकते, फिर इन तरह के लिमिट का क्या फायदा? देखिए, सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसने अपना ये घोषणा कर रखी है कि लगभग 100 छोटे छोटे स्मार्ट शहर बनाएंगे। अब इस शहर बनाने के लिए आपको पैसा चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट के लिए। अगर सरकार वेतन भोगियों को और इनकम टैक्स पेयर से ये कहे कि जितना पैसा आप अपने घर में खरीदने में लगाएंगे वो सारा पैसा टैक्स से एग्जेम्प्टेड होगा, तो सरकार को एक बहुत बड़ा जो धन है अपने रियल एस्टेट को बढ़ावा देने के लिए वो अपने आप प्राप्त हो जाएगा। सरकार आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सुभाष लखोटिया साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। यानी सरकार को कहां कहां राहत देनी है अपनी जनता को, चाहे एटीसी हो, चाहे टैक्स एग्जेम्पशन की लिमिट बढ़ाने को लेकर हो, एजुकेशन के खर्च को लेकर हो, ट्रांसपोर्ट अलाउंस को लेकर हो, मेडिकल रीइंबर्समेंट को लेकर हो। क्या वित्त मंत्री अरुण जेटली इस पर विचार करने जा रहे हैं? एनडीए के अपने पहले बजट में यही उम्मीद है जनता की और यही कह रही है वित्त मंत्री जी से भारत की आवाम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।